भारतीय अर्थव्यवस्था के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही चर्चा का विषय बना रहता है। और उस टॉपिक का नाम है भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका भारत के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो संक्षेप में कहें कि जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं और वह भी बहुत ही सरल और संक्षिप्त शब्दों में आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आप चीज़ें इस चैनल पर देखते हैं एकदम से फ्री हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूचना समाप्त हुई। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में आज हम जो बताया आपको कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका भारत के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आपने सुना होगा कि अधिकांश जो बताया जाता है वो उल्टा बताया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम जानेंगे नंबर 1 पर सकारात्मक प्रभाव, अर्थात जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, ये वाला पढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारा में वो रहेगा नकारात्मक प्रभाव, अर्थात जनसंख्या वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, इसको पढ़ेंगे। तो दो भागों में हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक बंट जाएगा, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक या नेगेटिव इफेक्ट। तो शुरुआत कर लेते हैं कि जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी मात्र 36 करोड़ के आसपास थी। 36 करोड़ उस समय देश की पॉपुलेशन थी। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो जनसंख्या बढ़कर भारत की, ठीक है, 121 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई। और उसके बाद वर्तमान में 2024 में यह जनसंख्या बढ़कर 144 करोड़ हो गई है। अर्थात जनसंख्या देखिए लगातार बढ़ रही है भारत की। तो भारत के पास दुनिया का कितना क्षेत्रफल है इसको भी जान लेते हैं। टोटल दुनिया का जितना क्षेत्रफल है पृथ्वी का, उसका 2.4% यानी कि 2.4% भाग ही भारत के पास है। इतनी जमीन भारत के पास है, लेकिन जनसंख्या जो भारत में है दुनिया की वो है 17.7%। इतने छोटे भूभाग में इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें इस समय तो सारी दुनिया में भारत का प्रथम स्थान है, अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वह भारत की है और दूसरे नंबर पर चीन आता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर संक्षेप में देखा कि भारत की जो जनसंख्या आज़ादी के समय थी कितनी थी, 2011 में कितनी थी और वर्तमान में कितनी हो गई, क्षेत्रफल कितना है, और साथ में देखा कितनी फीसदी जनसंख्या हमारे देश में रहती है दुनिया की, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान आ गया है। अब देखते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है भारत में उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारत के आर्थिक विकास पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या पड़ता है। तो सकारात्मक प्रभाव हो गया कि अच्छे प्रभावों की बात कर रहे हैं हम, गुड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं नंबर 1 पर श्रम की आपूर्ति, अर्थात उत्पादन के जो 4 साधन हैं उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण साधन है वह उत्पादन का कौन माना जाता है, वह श्रम माना जाता है। जो किसके द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा काम किया जाता है उसे ही श्रम कहते हैं। तो श्रम की आपूर्ति, अर्थात देखिए हमारे देश में क्या होता है कि जो आर्थिक विकास है किसी भी देश का मान लीजिए, तो वह जो आर्थिक विकास है, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो आर्थिक विकास होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मुख्य रूप से, पहले जनशक्ति। यदि जनसंख्या नहीं होगी देश में तो उसको देश पहले बोलते ही नहीं है। तो आर्थिक विकास जनशक्ति, पूंजी और तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। यदि जनसंख्या पर्याप्त है देश में, पूंजी भी पर्याप्त है और तकनीक भी क्या है, अच्छी है,
तो ऐसे में देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा। और अब वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो ये क्यों बन चुकी है? देखिए कि श्रम भारत में ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मज़दूरी क्या है? कम है, तो श्रम सस्ता है, इसीलिए विदेशी जो कंपनियाँ हैं, यहाँ आ रही हैं, ठीक है? और उनको जो आदमी मिल जा रहा है, कम पैसे में मिल जा रहा है, तो जिससे प्रोडक्ट जो तैयार होगा भी सस्ता होगा, ठीक है? उपभोक्ता उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो सस्ता श्रम जो है, वो देश की आबादी, हमारे देश की आबादी, देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अब देखिए, जैसे सड़क है, रेल मार्गों का विकास करना है, बिल्डिंग बनानी है, पुल बनाना है, डैम को बांध कहते हैं, ये नहर बनानी है, जलाशय बनाने हैं, बंदरगाह बनाने हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस काम को पूरा करने का जो काम करती है, वो भारत की आबादी करती है। वो भारत में रहने वाले लोग करते हैं और यदि लोग ही नहीं रहेंगे, तो किसका विकास करना है? तो कुल मिलाकर हो गया कि हमारा जो सकारात्मक प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि का है कि श्रम की आपूर्ति, कि भारतीय जनसंख्या विभिन्न कार्यों को करने के लिए सस्ता श्रम क्या करती है? प्रदान करती है। ये पहला वाला हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास आता है कृषि का विकास। कृषि का विकास, अब देखिए कृषि, क्योंकि भारतीय जो जनसंख्या है वो अधिकांश कहाँ रहती है? गाँवों में रहती है। 68% के आसपास जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं और शेष शहरों में रहते हैं। तो गाँव के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। तो जो कृषि है वो क्या करती है? खाद्यान्नों की आपूर्ति, अर्थात जो भोजन, ठीक है, हमें चाहे गेहूँ है, चावल है, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दलहन, ये सारी चीज़ें जो हमें कहाँ से मिलती हैं? ये कृषि से आती हैं और कृषि में कार्य करने के लिए ज़्यादा मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कृषि के विकास में जो भारत की जनसंख्या है, वो क्या है? सहायक है। और यदि जनसंख्या बहुत कम हो जाए, ठीक है जी, बहुत कम हो जाए, तो फिर कृषि का भी विकास नहीं हो सकता है, ना अन्य चीज़ों का विकास हो सकता है। तो हमारी कृषि का विकास करने के लिए जो हमारे पास जनसंख्या है वह उसमें सहायक है, सस्ती श्रम शक्ति हमको मिल जाती है, जिससे खाद्यान्नों का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो खाद्यान्नों की आपूर्ति हमें कहाँ से होती है? कृषि से होती है। कृषि कार्य कौन करता है? देश की आबादी करती है। ओके, अगली बात करते हैं उद्योगों के लिए कच्चा माल। मतलब हमारा जो कृषि है, तो कृषि में ऐसी कुछ फसलें हैं जो कि कच्चा माल प्रदान करती हैं। अब क्या कहाँ-कहाँ प्रदान करती है? उदाहरण के लिए जैसे चीनी है, तो चीनी को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो गन्ने की ज़रूरत पड़ती है। शुगर की ज़रूरत पड़ती है, तो गन्ना कहाँ होता है? वो खेती में होता है, ठीक है? खेत में होता है। सूती कपड़ों के लिए कपास की ज़रूरत पड़ती है, तो कपास कहाँ पैदा होता है? वो भी ज़मीन में पैदा होता है। वो भी कहाँ पैदा होता है? ज़मीन में पैदा होता है। दवाओं के लिए जड़ी-बूटियाँ, ये भी कहाँ पैदा होती हैं? ये भी धरती में ही पैदा होती हैं। चाय पत्ती है हो गया, कॉफ़ी हो गया, फल-फूल हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, उदाहरण के लिए, ये सारे के सारे उत्पादित करने के लिए श्रम शक्ति की ज़रूरत पड़ती है और इस श्रम शक्ति को पूरा करने का काम करती है भारत की जनसंख्या और जिससे क्या होता है? कृषि का विकास। जिससे क्या होता है? कृषि का विकास, जिससे हमें सस्ता खाद्यान्न मिल जाता है, सस्ती चाय पत्ती मिल जाती है, ठीक है? कॉफ़ी मिल जाती है, फल-फूल मिल जाते हैं और इसके साथ ही क्या होता है कि जब कृषि पदार्थ, जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादा क्या होते हैं? पैदा होते हैं, तो उसका निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात, जिसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो भारत भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों को विदेशों को निर्यात करता है और उससे क्या फ़ायदा मिलता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। विदेशी यानी कि डॉलर वाला डॉलर देगा, ठीक है? पाउंड वाला पाउंड देगा, येन वाला ये, और जिस-जिस कंट्री की है, जो-जो खरीदेगा, उस समय विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और वही मुद्रा फिर हमारे देश में विभिन्न कामों में, देश के आर्थिक विकास में लगाई जाती है। तो दूसरा हो गया कृषि का विकास करने के लिए या विकास करने में भारत की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा है उद्योग धंधों एवं व्यापार के विकास में सहायक। यदि उद्योग धंधे देश में लगाने हैं और व्यापार को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए भी ज़्यादा जनसंख्या की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो देखो, बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ? फैक्ट्री में। माना कि कोई फैक्ट्री है कपड़ा बनाने की या कंप्यूटर बनाने की, ठीक है जी? तो यहाँ पर कैसे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी? जो ट्रेंड हों,
जो क्या हों, प्रशिक्षित हों, जिनको वो काम करना आता है और वो उस कार्य को करने योग्य हों, ठीक है, जल्दी से भी कर सकें। तो उद्योग धंधों एवं व्यापार के विकास में हमारे देश की जनसंख्या सहायक है, क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोग हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पेशेवर लोग भारत में हैं, पढ़े लिखे, वो इंडिया में हैं दुनिया के, ठीक है। और कुशल श्रमिक हमें जो मिलते हैं, वो देश की जनसंख्या से मिलते हैं। ओके। और कम जनसंख्या पर होने पर क्या होगा? यदि भारत की जनसंख्या, जैसे हमने कहा, 144 करोड़ हो गई और माना कि भारत की जनसंख्या घटकर 50 करोड़ हो जाए, तो ये तो बड़ी नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि इसका आगे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें श्रम की जो आपूर्ति होगी वो महंगी होगी। जो श्रम महंगा होगा तो वस्तु महंगी होगी, ठीक है। तो उपभोक्ता को हर चीज़ क्या पड़ेगी? महंगी पड़ेगी। तो बहुत सारे जो अमीर देश हैं, उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। जैसे हम रशिया की बात करें, बहुत कम पॉपुलेशन है, दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग उसके पास है, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण उसके पास बाजार भी कम है। तो बड़ी संख्या में हमें प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिक कहाँ से मिलते हैं? देश की जनसंख्या से मिलते हैं। कम जनसंख्या होने पर क्या होगा? बुरा असर, बड़े पैमाने के उद्योग धंधों का विकास असंभव है। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग हैं, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो कार बनाने की इंडस्ट्री है, चाहे वो कपड़े बनाने की है, चाहे वो कागज़ बनाने की है, चाहे वो, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें लोगों की बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। उद्योग धंधों एवं व्यापार के विकास में सहायक होने के बाद अगला पॉइंट हमारे पास है बाजार का विस्तार। किसका विस्तार बोला? बाजार का विस्तार। कि जितने ज्यादा लोग होंगे तो उतनी ज्यादा वस्तुओं को क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो जिससे किसी वस्तु का जो बाजार है वो ज्यादा होगा। क्योंकि यदि हम 1980 और 90 के दशक की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो तब कारों की डिमांड बहुत कम थी। जो दुपहिया वाहन थे, ठीक है, उनकी मांग बहुत कम थी। लेकिन वर्तमान में देखें तो लगातार क्या हो रहा है? गाड़ियों की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। बाइक, स्कूटी जो है, लगातार उनकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती चली जा रही है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सबकी मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जिससे उन वस्तुओं का जो बाजार है वो लगातार बढ़ रहा है। तो बाजार का विस्तार करने के लिए मांग का होना क्या है? बहुत जरूरी है। यदि उस वस्तु की मांग नहीं होगी, यदि वस्तु को खरीदने वाले नहीं होंगे, तो वस्तु नहीं बनेगी। वस्तु नहीं बनेगी तो क्या होगा? लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो इससे आगे क्या होगा? जब बाजार का विस्तार होता है, अर्थात जो वस्तुएं हैं उनकी ज्यादा मांग होती है, तो जो उद्योगपति है वो हर प्रोडक्शन करते हैं। तो जो उद्योगपति है उनको पूंजीपति भी कहते हैं। तो उद्योग धंधे लगाने, अर्थात और लगाने के प्रोत्साहित होते हैं, और ज्यादा उसको लगाने के लिए क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। वो समझते हैं कि हमें फायदा हो रहा है तो हम और लगाएंगे। यदि उनका एक ही प्लांट है, वो दूसरा प्लांट भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वह ज्यादा मांग पैदा कर रही है। इसलिए दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो भारत की ओर आ रही हैं। भारत में बाजार बड़ा है, अर्थात वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। अब देखिए क्या होता है बाजार के विस्तार में ही देखें कि निवेश, उत्पादन, रोजगार बढ़ता है। अब क्या होता है कि जब बाजार का विस्तार होता है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, तो क्या होता है कि जो वस्तुएं बिकती है तो उससे लोग, अर्थात जो पूंजीपति हैं, और सरकार के टैक्स के रूप में जो पैसा आता है, तो उस पैसे को सरकार क्या करती है? निवेश करती है, विभिन्न कामों में लगाती है। तो जब वो विभिन्न कार्यों में उसको लगाती है तो फिर उत्पादन होता है। ठीक है। और जब उत्पादन कार्य किया जाएगा तो उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर बढ़ती हुई जनसंख्या यदि भारत की बढ़ रही है तो बाजार का विस्तार हो रहा है, जिससे निवेश, उत्पादन और रोजगार भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारे कौन से प्रभाव बता रहा हूं मैं? सकारात्मक प्रभाव, अर्थात अच्छे प्रभावों की बात हम कर रहे हैं। तो बाजार का विस्तार हो गया। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास। ठीक है, नई तकनीकी का विकास। इसमें क्या पढ़ेंगे? नए नए जो आविष्कार हैं वो कौन करता है? कौन करेगा? वो भारत के लोग ही कर रहे हैं। जो बड़े बड़े क्या हैं? आईआईटीज हैं, बड़े बड़े आईआईएम हैं, ठीक है, ये वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? नई नई तकनीकी को इजाद कर रहे हैं। तो वो कहाँ के लोग हैं? वो हमारे देश के लोग ही हैं। तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है हमारे देश में, तो वो क्या कर रही है? नए नए आविष्कारों को जन्म दे रही है। क्योंकि आविष्कार जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये जो है ये कोई नेचुरल चीज नहीं है कि जो उठकर चली आई है, प्राकृतिक रूप से नहीं, पेड़ की तरह उग आई है। टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि जो हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है, नए नए आविष्कार हैं, वो क्या है? भारतीय लोग कर रहे हैं। तो मानव दिमाग की उपज है।
अर्थात नई-नई जो तकनीकें आ रही हैं, वो किसकी उपज है? वह मानवीय दिमाग की उपज है। कि आदमी क्या कर रहा है कि भारत में, ठीक है, इंडिया में बैठा हो बेंगलुरु में, और चंद्रयान-3 को जो कि लॉन्च किया गया था चंद्रमा पे और सफलतापूर्वक उतरा, उसको बेंगलुरु के स्टेशन से क्या कर रहा था? संचालित कर रहा था। तो चंद्रमा तो कितनी दूर रह गई। तो इस टेक्नोलॉजी का जो विकास किया, वो किसने किया? भारतीय वैज्ञानिकों ने। तो भारत की जो जनसंख्या थी, उसी में से तो लोगों ने किया। तो कुल मिला के नए-नए जो आविष्कार हैं, वो देश की जनसंख्या करती है, इसलिए जनसंख्या देश के विकास में सहायक है। अब देखें हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने मुख्य रूप से हम देखते हैं कहाँ-कहाँ काम किया है। जैसे इसरो हो गया। इसरो हो गया कि जो कि रॉकेट छोड़ता है, ठीक है जी, ठीक है, रॉकेट छोड़ता है, छोड़ने का मतलब बहुत सारे उपग्रहों को क्या करता है, ऊपर लॉन्च करता है, अपने ही नहीं विदेशों के भी करता है। तो एक टेक्नोलॉजी जो इसरो संगठन है, या जो वैज्ञानिक बैठे हुए इंजीनियर बैठे हैं, वो भारत के ही लोग हैं, तो उन्होंने ही इसका आविष्कार किया है। इसी प्रकार से डीआरडीओ है, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है भारत का, जो नए-नए हथियार और मिसाइल को डेवलप करता है। तो ये भी हमारे देश की जनसंख्या से ही लोग यहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो नए-नए आविष्कार करने का काम जो करती है, वो देश की आबादी करती है। इसलिए भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो देश के तकनीकी विकास में, प्रौद्योगिकी विकास में क्या है? सहायक है। अंतिम लेते हैं, विभिन्न साधनों में तालमेल स्थापित करना। विभिन्न साधनों में, अब जो इतनी बातें करें, श्रम की आपूर्ति करना है, कृषि का विकास करना है, ठीक है, उद्योग धंधों में व्यापार का विकास करना है, बाजार का विकास करना है, प्रौद्योगिकी का विकास करना है। तो इन चीज़ों में कहाँ-कहाँ किस किस्म के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अलग-अलग योग्यता के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके बीच तालमेल स्थापित करने का जो काम करते हैं, वो कौन करती है? वो देश की आबादी करती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग क्या करती है? काम करती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग बिखरे हुए हैं, तो उनमें तालमेल स्थापित करने का काम भी देश की जनशक्ति ही करती है। तो कुल मिलाकर हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, भारत के आर्थिक विकास पर उसके ये सकारात्मक प्रभाव हैं। अब दूसरे भागों में हम चलते हैं कि जनसंख्या देश के विकास में तो सहायक है, लेकिन जब हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं, अर्थात बुरे प्रभाव भी हैं। तो इसकी बात भी कर लेते हैं। आर्थिक विकास में बाधक, यानी कि देश की जो जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है और हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्या कर रही है? आर्थिक विकास में बाधक हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? कृषि के विकास करने के लिए, उद्योग धंधों के विकास करने के लिए उतनी पूंजी हम नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश पैसा जो सरकार को खर्च करना पड़ रहा है, वो देश की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं पर खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए ये क्या करती है? आर्थिक विकास में बाधक बनती है। किस प्रकार से बनती है? देखो, सरकार की जो आय है, ये जो लोगों की आय है, वो बहुत कम है। तो जब आय कम होती है, तो बचत भी क्या होगी? कम होगी। जब बचत कम होगी, तो निवेश भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है? निवेश कम होगा, तो निवेश कम होगा, तो उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा, तो रोजगार भी कम ही मिलेगा। तो इस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी देश के आर्थिक विकास में, कृषि हो गया, उद्योग धंधे, अन्य क्षेत्रों के विकास में क्या है? बाधक है। इतने संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं कि हम आर्थिक विकास के लिए कुछ ज़्यादा कर पाएँ। दूसरा है बेरोज़गारी में वृद्धि, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में पर ईयर कॉलेजों से, ठीक है, चाहे वो हमारे डिग्री कॉलेज है, चाहे पॉलिटेक्निक है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है या अदर कॉलेज है, लाखों की संख्या में छात्र क्या है? पास आउट होके आ रहे हैं, लेकिन सभी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। किस कारण से हो रही? जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण, अर्थात रोजगार उतने उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं जितनी जनसंख्या बढ़ रही है। माना कि रोजगार सरकार ने, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 पद क्रिएट किए, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, उसके 100 बढ़ गई है, तो रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? मतलब देखिए, 100 लोग अप्लाई करेंगे और पद हैं 10, तो 10 को मिलेगा, 90 लोग तो क्या रहेंगे? बेरोजगार ही रहेंगे। तो बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि देश के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, अच्छा नहीं होता है और श्रम शक्ति बेकार चली जाती है। अगला है भूमि पर अत्यधिक दबाव, अर्थात जब देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाती है, तो जहाँ पहले जंगल थे, वहाँ आदमी पहुँच चुके हैं, उन्होंने जंगलों का सफाया कर दिया है, लोग वहाँ बस चुके हैं। तो जनसंख्या लगातार वृद्धि के कारण भूमि छोटे-छोटे जोतों में विभाजित हो गई है, अर्थात जो हमारे खेत थे, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट रहे हैं। कैसे बँट रहे हैं? माना कि किसी की 4 संतानें थी, ठीक है? उनकी फिर
प्रत्येक की 4-4 संतानें, 4 चौको 16। अब जितनी ज़मीन उनके पास थी, उसके कितने टुकड़े हो गए, फिर उसके आगे जनसंख्या बढ़ी, तो वो खेत क्या है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है? और बढ़ने से क्या होता है कि ऐसे में उस पर कृषि भी उत्पादन संभव नहीं, अर्थात कृषि के जो पदार्थ हम उस पे उत्पादित करेंगे, वो सही ढंग से नहीं हो पाएँगे। बड़ा खेत तो है नहीं, एक खेत छोटा, छोटा, छोटा हो गया, फिर एक खेत यहाँ है, एक खेत क्या है 2 किलोमीटर दूर है, फिर अगला है, ऐसे बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जनसंख्या जब लगातार बढ़ती है, तो लोगों की संख्या बढ़ने के कारण खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे उन पर कृषि कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में कभी ये देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती है, लगातार बढ़ रही है भारत की जनसंख्या, लेकिन वर्तमान में भारत में जनसंख्या जो बढ़ रही है, लेकिन खाद्य पदार्थों की जो पूर्ति है, आपूर्ति वो पर्याप्त है, आत्मनिर्भर है। लेकिन जनसंख्या थोड़ी कम होती तो हम ज़्यादा मात्रा में क्या करते, खाद्य पदार्थों का विदेशों को क्या करते, निर्यात करते, तो उससे पैसा आता। लेकिन अधिकांश जो खाद्य पदार्थ है, जो हमारे देश में अनाज पैदा हो रहा है, फल-फूल, ठीक है जी, पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वह देश की आबादी खा जा रही है, तो बेचेंगे कहाँ से? अगला है आय, बचत एवं निवेश में कमी। जब देश की लगातार अर्थात भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, लोगों की आय नहीं बढ़ पा रही है। जब आय कम होगी, तो समझ लीजिए कि बचत भी कम होगी। यदि व्यक्ति की आय कितनी है, ₹100 है और खर्चा उसे ₹90 कर दिया, ₹95 कर दिया, तो ₹5 बच रहा है उसके पास, ठीक है? तो ₹5 में क्या देश का आर्थिक विकास हो पाएगा? एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो आय कम होने से बचत भी कम होगी और बचत कम होगी तो निवेश के लिए अर्थात सड़कों को बनाने के लिए, ठीक है जी, पुलों को बनाने के लिए या अन्य कामों को करने के लिए क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर आय, बचत एवं निवेश में कमी करने का जो काम कर रही है भारत में, वो भारत की बढ़ती हुई आबादी कर रही है। नेक्स्ट है अंतिम, सरकारी व्यय में भारी वृद्धि, यानी कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो सरकार का जो दायित्व भी बढ़ता चला जा रहा है, लगातार मांग बढ़ती चली जा रही है, तो जिससे सरकार को भारी मात्रा में जो पैसा है वह खर्च करना पड़ रहा है। कहाँ करना पड़ रहा है, देखो भाई, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, जल हो गया, बिजली हो गया, इन चीजों पे सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और यदि पैसा कम खर्च होता तो वह अन्य कामों में लगाया जाता, जिससे कि देश और तेजी से आगे बढ़ता। आगे देखिए, मुफ्त में सरकारी सेवाएं गवर्नमेंट प्रदान कर रही है वर्तमान में, कि कोई भी चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, हम आपको फ्री में देंगे। इसी प्रकार से कई प्रकार के, ठीक है, पैसे हो गया, पेंशन हो गया, अनाज हो गया, सरकार के द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। तो जिससे कि वो फ्री में देने के कारण क्या हो रहा है कि सरकार का पैसा तो खर्च हो रहा है। जो अनाज सरकार फ्री में बांट रही है, ठीक है, वह सरकार ने खरीदा है ना उसको, तो इस प्रकार से उतनी सरकार के पास पैसों की बचत होनी थी और वो देश के आर्थिक विकास में किसी अन्य जगह काम आता। अगला है निवेश के लिए पूंजी का अभाव। इसी में हम देख रहे हैं कि जहाँ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, जल हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, ग्रामीण विकास हो गया, कई चीज़ों पे सरकार क्या कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। तो कुछ जगह तो ठीक पैसा खर्च हो रहा है, कुछ जगहों पर क्या हो रहा है, पैसा नहीं है, कई प्रोजेक्ट क्या है, अटके पड़े हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा है, निवेश के लिए पूंजी का अभाव, अर्थात उस काम को पूरा करने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। माना कि कोई पुल बनाना है गवर्नमेंट ने, ठीक है, अब पुल आधा बने, उसके पिलर खड़े हुए, ठीक है, बरसों तक पुल वहीं खड़ा हुआ है, ऊपर पुल बनाया, ठीक है, जैसे वो नीचे गिर गया। यदि वो जल्दी बन जाता तो इस प्रकार से वह पुल नहीं गिरता। ये मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तो नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या हमने पढ़ा, आर्थिक विकास में बाधक भारत की बढ़ती हुई आबादी, बेरोजगारी में वृद्धि क्यों हो रही है कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, भूमि पर अत्यधिक दबाव क्यों पड़ रहा है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की कमी क्यों हो रही, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, आय, बचत एवं निवेश क्यों घट रहा है क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, सरकारी व्यय में भारी वृद्धि अर्थात सरकार का खर्चा लगातार क्यों बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ रहा है लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के इस टॉपिक में, इस टॉपिक का नाम क्या था कि बढ़ती हुई जो भारत की आबादी है उसका भारत के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हमने दो भागों में बांटा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ती हुई जनसंख्या का सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। तो आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो फिर आप इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है
ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, प्रसिद्ध है, हर किसी के मुँह में रहता है कि बढ़ती हुई आबादी बड़ी घातक है, ठीक है जी। तो इसलिए हमने इसके दोनों पक्षों को बड़ी सरलता के साथ आपके सामने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।